हो गया, चलो ठीक। चलिए, इससे पिछले क्लास में हम खत्म किए थे मानव में पाचन। मानव में उसका अगला पार्ट है, जैसे एक्सरसाइज हमारा कौन सा है, चैप्टर का नाम जय प्रक्रम। जय प्रक्रम में हम कितने प्रक्रम के बारे में जानना था? पहला हमारा क्या था? पोषण। उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना था? पाचन। क्या पढ़ना था? फिर श्वसन। उसके बाद क्या आएगा? संवहन। क्या आएगा? उसके बाद पहले उत्सर्जन, पचने के बाद तुरंत उत्सर्जन, उसका यूज होने दो, एनर्जी बनने दो, उसके बाद ना। चलो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज के ही क्लास में इसको खत्म करना है। श्वसन के बारे में जानते हैं। श्वसन जैसे हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े पाचन, तो जो भोजन हमने ग्रहण किया उसका कन्वर्टेड रूप क्या मिला? फाइनली हमको ग्लूकोज। क्या मिला? और वो ग्लूकोज रुधिर के द्वारा कहां तक पहुंच गया? हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक। प्रत्येक कोशिका तक। अब वो कोशिका तक पहुंचने के बाद उसका इस्तेमाल हम लोग अभी एनर्जी के रूप में नहीं कर पाएंगे। रीजन समझो, यदि हम लोग को केवल भोजन दे दिया जाए और नाक मुंह बंद कर दिया जाए, सांस लेने के लिए मना कर दिया जाए, तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? और जीवित नहीं रहने का मतलब यह है कि एनर्जी का ना होना। कोशिका में एनर्जी का ना होना ही क्या कहलाता है? जीवित नहीं होना कहलाता। तो कोशिका में एनर्जी होना चाहिए, फाइनली किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? जो हम खाए या फिर जो पोषक लिए, पोषक तत्व, वो फाइनली बदलना चाहिए किसमें? एनर्जी में। किसमें बदलना चाहिए? और एनर्जी में तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करे। तो अब ये समझते हैं कि इस चैप्टर में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कैसे करेगा। अभी तक यहां समझ के रखना है कि कोशिका के अंदर क्या जाके बैठ गया है? ग्लूकोज। क्या बैठ गया है? बोले तो C6H12O6। ये अभी कोशिका के अंदर क्या है? पहुंच। अब यहां पर अभी तक इसका इस्तेमाल हम लोग वर्क करने में यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज का इस्तेमाल हम तब तक नहीं कर पाएंगे वर्क में जब तक ये एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। अब समझते हैं श्वसन। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन। कोशिकाओं में जो ग्लूकोज हमारा उपस्थित है उससे उसका कन्वर्टेशन किसमें करना है? ऊर्जा में। किसमें करना है? वो प्रक्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? अब ध्यान देंगे, यहाँ पर श्वसन अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होता है ना। जैसे एक अच्छा खासा एग्जांपल है मेंढक का या फिर मछली का ले लेते हैं। मेंढक क्या होता है ना, शुरुआत में मेंढक जो होता है, एक मेंढक ही ऐसा प्राणी है जो कायांतरण करता है। अभी तक और भी ऐसे प्राणी होते हैं, लेकिन मेंढक कायांतरण का समझा, शुरुआती स्टेज कुछ और बाद में बन जाता है कुछ और। जैसे हम लोग का मान लो जब जन्म हुआ, तो जन्म का जो स्ट्रक्चर है और अभी का स्ट्रक्चर है, वो ऐसा ऑर्गन है जो विलुप्त हो गया, या फिर कोई ऐसा ऑर्गन जो जन्म लेने के बाद कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद फिर से उगाया, ऐसा ऑर्गन है। जबकि मेंढक में ऐसा होता है। मेंढक जब छोटा होता है तो टेडपोल होता है। क्या होता है? और टेडपोल में देखता नहीं, मछली क्या कर रहा है? मछली क्या करता है ना, उसको जब पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाएगा, क्योंकि पानी के बाहर वो श्वसन क्रिया नहीं कर पाया। बात समझ है ना। तो जब टेडपोल कायांतरित होकर के मेंढक बनेगा, तब वो क्या करेगा? वो स्किन के थ्रू भी क्या करना स्टार्ट करता है? श्वसन क्रिया करना स्टार्ट करता है। चलो उसको समझेंगे। मछली के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। मछली किसके द्वारा श्वसन करता है? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा करता है। जैसे मान लो ये हमारा मछली है, ऐसे होता है ना। अब यहां पर गिल्स रहता है इसके अंदर। अब मुंह से इधर से क्या लिया? पानी लिया। क्या लिया? अब पानी में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, पानी में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, पानी तो बाहर इधर से कर दिया, देखा ना, पीछे से वहां से बाहर कर देगा। और वहां पर उपस्थित जो उसका रहता है ना, फूल जैसा का नहीं बना रहता है, उसको क्या करता है? ऑक्सीजन को सोख लेता है। ऑक्सीजन को क्या करता है? और उससे क्या करता है? अपना एनर्जी को बनाने का काम करता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज को समझना है कि ग्लूकोज जो है सो कन्वर्ट कैसे होता है ऑक्सीजन में, क्या होता है? एनर्जी में। किसमें? एनर्जी में। ग्लूकोज का कन्वर्टेशन है। अब यहाँ पर 3 तरह का सिस्टम बना हुआ है कि हो सकता है कि ग्लूकोज का कन्वर्टेशन कभी कभार ऑक्सीजन के बिना होता है, ऑक्सीजन के अभाव में होता है, और ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। ये 3 कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ग्लूकोज का कन्वर्टेशन देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज कहां पहुंचता है? कोशिका द्रव में। कहां पहुंचता है? कोशिका द्रव में। और कोशिका द्रव में ये टूट करके, ये ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6। और ये टूट करके वहां पर कितना कार्बन बचता है? 3 कार्बन। उसको क्या बोलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कहलाता है? ये पायरुवेट। क्या कहलाता है? पायरुवेट। अब ये पायरुवेट देखो, 3 कार्बन अणु वाला जो पायरुवेट है, वो पहला कंडीशन समझते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगा तो ये पायरुवेट टूट करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस कंडीशन याद रखना। हम लोग जो है वो श्वसन जो करते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है कि अनुपस्थिति में होता है?
ऑक्सीजन की वैसे प्राणी जिसको अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये वाला जो श्वसन प्रक्रिया होता है, यहाँ पर 3 प्रकार का श्वसन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के अभाव में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्ट है जिसको हमें दिमाग में रखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हमारे बीच किसी प्राणी में जब श्वसन की क्रिया होता है तो क्रिया कहां पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है। पहले तो पायरुवेट बनता है। क्या बनता है? और पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो किसके स्वरूप में होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा। तो इसमें कोई दिक्कत है? आज क्या करना है? सबसे पहला करना है कि ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। ग्लूकोज क्या हो रहा है? हम लोग जो लास्ट चैप्टर में पढ़े अभी जो बताए कि ग्लूकोज जो बना वो कहां पर जाकर स्टोर हुआ? कोशिका के अंदर ना। कोशिका के अंदर कहां पर? कोशिका द्रव में। कहां पर? अब कोशिका द्रव में हुआ। अब ये ग्लूकोज जो है वहां पर क्या बन गया? पायरुवेट। क्या बन गया? अर्थात 3 अणु वाला, ये केमिकल फॉर्मूला होता है किसका? पायरुवेट। 3 अणु वाला तुम्हारा 3 कार्बन अणु वाला पायरुवेट बना। अब ये पायरुवेट का पहला क्या मिला? ऑक्सीजन। हम जैसे सांस लिए हवा, क्या मिला उसको? ऑक्सीजन मिला। क्या मिला? और वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, किसके अंतर्गत? जो पॉइंट बोल रहा है किसके अंदर? ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कहां पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पर होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पर ये ऑक्सीजन जो है सभी क्रिया किससे करता है? पायरुवेट से। किससे करता है? क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। इस सब का होता क्या है इससे आगे बताएंगे। पहले इसको डील कर लेते हैं ना। ये क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलो अब दूसरा पहले इसको सीख लेते हैं। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो उसको एक नाम देते हैं। क्या देते हैं? वायवीय श्वसन। पिछले क्लास में पढ़ा होगा एरोबिक एंड एनारोबिक। जब क्लास तुम्हारा क्या रहा होगा? इंग्लिश मीडियम। क्या रहा होगा? तो वहां पर तो पढ़ा होगा क्या? एरोबिक एंड, ये एरोबिक है। क्या है? वायवीय श्वसन, वायु की उपस्थिति में। वायु की अब दूसरा इसको पहले क्लियर करते हैं। वायु की अनुपस्थिति में। वायु की बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिसको बहुत कम मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहुत, तो बिना ऑक्सीजन के वो भी क्या कर लेगा? ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर। जैसे इसका बढ़िया सा एग्जांपल है, दारू का नाम सुना है? शराब। शराब तो कोई भी फल वगैरह हो गया, एप्पल वगैरह जो भी है, सड़ जाता है तो किण्वन क्रिया के द्वारा क्या बन जाता है? इथेनॉल के रूप में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? एक्चुअली जो शराब का सेवन किया जाता है, जो शराब पिया जाता है, वो क्या होता है? इथेनॉल। क्या होता है? हाँ, इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। C2H5, ये इथेनॉल। कार्बन का 2 चेन। कार्बन का कभी कभार होता ही है ना कि देसी दारू बनाने के क्रम में, देसी दारू बनाने के क्रम में कुछ गलतियां हो जाए, कुछ विसंगतियां हो जाए, या फिर कोई केमिकल वगैरह का जो होता है मिलावट, तो बनाने वाला बेटर जानता होगा। वैसे कंडीशन में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिंग के कारण ये इथेनॉल बदल जाता है किसमें? मिथेनॉल में। किसमें बदल जाता है? अब मिथेनॉल क्या है? एक तरह का जहर है। एक तरह का क्या है? जहर। उसका इस्तेमाल पीने के लिए नहीं किया जा सकता, वो लेबोरेटरी के लिए है, मेडिसिन के लिए है, कन्वर्ट करके, तो वो अलग चीज है। तो होता क्या है कि जब इथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मिथेनॉल में। किसमें? और वो वाला जब आदमी पी जाएगा तो थोड़ा मात्रा में पिया तो पागलपन आ सकता है, चिड़चिड़ापन, अंधापन आ सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन कर लिया तो फिर तो बचना मुश्किल है। समझ में आया? तो देसी शराब का इस्तेमाल जो है सो कभी भी ना करें, या एक्चुअली शराब का इस्तेमाल करें ना, लेकिन देसी शराब से बचे हमेशा के लिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि तो कभी कभार सुनता होगा न्यूज वगैरह में, अखबार वगैरह में आता है कि फलाने जगह पर देसी शराब पीने से 10 लोगों की मौत। ऐसा सुनने को मिला कभी? तो वो किसके कारण होता है? ऐसा थोड़ा है कि उसके ये इथेनॉल जो है किसी मिस्टेक के कारण क्या बनता है? मिथेनॉल। क्या बन जाता है? और मिथेनॉल बने जाता जाएगा। फिर देखो, जब ग्लूकोज को जब टूट गया किसमें? पायरुवेट में। किसमें? और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इथेनॉल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्रिया होता कहां है? जैसे ये क्रिया कहां होता था? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो पायरुवेट या फिर अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां होता है? और अवायवीय श्वसन कहां होता है? तो नहीं रे भाई, ईस्ट होता है तुम्हारा, खमीर जो होता है ना, ईस्ट, वो क्या करता है? इसमें भाग लेता है। जैसे हम लोग में होता है वायवीय श्वसन, उसी तरह से ईस्ट में होता है अवायवीय श्वसन। बात को समझो। कोशिका के अंदर कहां होता है? जैसे हम लोग, अब बोलेगा सर वायवीय श्वसन कहां होता है? बोलेगा मनुष्य में। क्या नहीं बोला? आदमी में, गाय में, बैल में, ऐसा बोलना चाहिए ना। तो क्या जवाब दिया? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या जवाब दिया? तो उसी तरह से
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो तुम्हारा ये होता है अवायवीय शोषण होता है, वो होता है तुम्हारा कहां पर, कोशिका द्रव में। कहां पर होता है? बात क्लियर है? कहां पर होता है? ये मेन पॉइंट है, ये याद ही रखना है कि वायवीय शोषण कहां पर होता है। फिर से रिकॉल कर लो, कहां होता है? ग्लूकोज किसमें पहले टूटता है? पायरूवेट के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, कहां पर? क्या क्या बनता है? क्लियर है? क्लियर है ना? दूसरा हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, दूसरा जो शोषण का टाइप है उसमें हम पढ़ रहे हैं अवायवीय शोषण। अवायवीय शोषण का मतलब नाम से पता है, वायु की अनुपस्थिति में। वायु के तो वायु की अनुपस्थिति में ये कौन सा कोशिका के किस भाग में होता है? तो एक जीव का नाम बताने के लिए बोला कि ये अवायवीय शोषण करता कौन है, तब इसमें हमको बताना है क्या? ईस्ट। क्या बताना है? ईस्ट क्या करता है कि जहां पर वायु नहीं मिल पाता है वो पायरूवेट को क्या करता है? इथेनॉल में बदल देता है। किसमें बदल देता है? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा ऊर्जा, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तीसरा कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन है बाबू, ये वाला कंडीशन हम लोग के अंदर या किसी प्राणी के अंदर हो सकता है जो हार्ड वर्कर हो। कैसे होता है ध्यान दो। अभी मान लो बहुत तेजी से तुम लोग दौड़ रहा है, बहुत तेजी से क्या कर रहा है? अब तेजी से सांस ले रहा है, हाफ रहा है एकदम। तो वैसे स्थिति में क्या होता है, ये जो पायरूवेट है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया उतना जल्दी उसको मिल नहीं पड़ता। तो अरे कोशिका को तुरंत, इतना तो हार्ड वर्क कर दिया कि कोशिका को तुरंत तुरंत क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। मतलब तुम्हारे शरीर को तत्कालिक एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एकदम इमीडिएटली, तुरंत तुरंत झटके में। तो वैसे स्थिति में कोशिका को जो हम लोग सांस लेते हैं वो पूरी तरह से वहां पर जाके कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कोशिका एब्जॉर्ब पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं कर पाता, जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, अर्थात कम मात्रा के ऑक्सीजन में, कम मात्रा के। अब ये जो पायरूवेट है जल्दी जल्दी में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में ना बदल कर क्या होता है? वो लैक्टिक अम्ल बन जाता है। कभी दिमाग बैठा लेना कि दौड़ते वक्त या फिर हार्ड वर्क करते हुए, फिर जिम वगैरह जो करता है ना, तो जिम में जो डंबल वगैरह उठा रहा है, लगातार उठा रहा है, कभी तुम उठाया ऐसा? हेल्प में ईटा वगैरह तो उठा ही रहा हो ना तुम लोग। हाँ, तुम लोग को भी शौक है क्या बनाने, सिक्स पैक बनाने का। तो आप पूरा उठा रहा है ना। अब कभी देखना कि यहाँ पर छू करके या फिर जिस मसल्स को तुम ज्यादा मजबूत करना चाह रहा है, जहां पर ज्यादा तुम फोर्स दे रहा है, वहां पर देखना कि वो हार्डनेस आ जाता है। वहां पर क्या जाता है? और वो हार्डनेस किसके कारण आता है? ये सवाल पूछो कि मांसपेशियों में जो तनाव होता है, सख्तपन होता है, वो किसके कारण होता है? तो वहां पर ऑक्सीजन का अभाव होता है। क्या होता है? और क्या जम जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या जम जाता है? और जब लैक्टिक अम्ल जम जाएगा तो वहां पर तुमको कि हाँ दर्द करेगा और कड़क महसूस होगा, टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर धीरे धीरे कुछ समय बाद उसमें उस सारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूरी तरह से पूर्ति होगा, तो फिर धीरे धीरे अपनी जगह पर आएगा और क्या हो जाएगा? हाँ, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो तीसरा कंडीशन ये है, और ये इसका भी ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप हम सवाल पूछेंगे। ये कहां पर घटित होता है? तो पेशी कोशिका में। कहां पर होता है? पेशी कोशिका मतलब जिस कोशिका का उसमें इन्वॉल्वेशन है, दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के क्रम में पूरे शरीर टाइट हो जाता है, लगभग हर कोशिका का ऊर्जा खत्म होता है। अभी तुम लोग को ऐसा लगता होगा कि हम जब बोल रहे हैं तो केवल मुंह वाली कोशिका का एनर्जी खत्म हो रहा होगा, जीभ वाली मतलब ये वाला पार्ट कोशिका में जितना एनर्जी वही खत्म हो रहा है। ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा बोलने के बाद देखना कुछ समय बाद पूरा हाथ भी थका हुआ महसूस होगा। ऐसे मान लो तुम्हारा स्थिरता है और बोल रहा है बैठ के, तो ये सब बॉडी पार्ट्स नहीं ना थकना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। समतुल्य रूप से एक निश्चित फिक्स रेशियो में एनर्जी जाते रहता है, बात समझा? और एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा कोशिका क्या हो जाएगा? थकावट महसूस करेगा। उसी तरह से जब दौड़ता है तो ज्यादातर बल जहां पर पड़ता है वहां पर जल्दी पहले जमता है लैक्टिक, फिर धीरे धीरे हर कोशिका में जमने का प्रयास करता है। तो जहां जहां ऑक्सीजन का अभाव होगा, जहां जहां ऑक्सीजन का, और पायरूवेट बदलना चाहेगा किसमें? ऊर्जा में। किसमें बदलना चाहेगा? तो वहां पर क्या जमेगा? हाँ, तो ऑक्सीजन का अभाव में, ऑक्सीजन के शोषण की क्रिया कहां पर होता है? पेशी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण की क्रिया कहां होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण की क्रिया कहां होता है? कोशिका द्रव में। ये तो याद रहेगा ना, ये टूट रहा है तो ग्लूकोज किसमें बन रहा है? पायरूवेट। ये तो सबके लिए कॉमन है। सबके लिए क्या है? यहां से तीन रास्ता, यहां से जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ईस्ट, एक एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल के रूप में क्या रखना? ईस्ट। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोशिका द्रव में ये घटना घटेगा, क्या बनेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। जब ऑक्सीजन की कमी होगा, अभाव, देखो बहुत सारे विद्यार्थी गलत समझेंगे, अभाव का मतलब सोच लेंगे कि नहीं मिल ही नहीं रहा ऑक्सीजन, और गलती करके क्या मार देंगे? कोशिका द्रव। बोलेगा ऑक्सीजन के अभाव में शोषण की क्रिया कहां होता है? ऑप्शन मान लो दे दिया, कोशिका द्रव, पेशी कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दीबाजी में तो क्या लगा दिया?
कोशिका द्रव्य, क्या लगा दिया, ध्यान देना थोड़ा सा, ऑक्सीजन का अभाव कर रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन बोला जा रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं कहा जा रहा है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की कमी, ये दोनों में क्या अंतर है ना। अरे कुछ मिलना है, कुछ मिल ही नहीं, कुछ नहीं मिलना, इसमें अंतर है कि नहीं। तो ये हो गया ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिका में क्या बनता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां होता है, क्या बनता है। अब ध्यान दो, ये ऊर्जा का जो है होता ही है बाबू कि ऊर्जा हमारे शरीर में क्या होता है कि एक तरह से समझ लो कि इसको जलाए, ग्लूकोज को जलाने का काम क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना, और कन्वर्ट क्या होता है, ऊर्जा। अब ऊर्जा एक तरह का एनर्जी है, ऊर्जा एक तरह का क्या है, ये तो बात अंग्रेजी हिंदी हो गया ना। मतलब समझ लो कि हमारे शरीर में यदि केवल जैसे बना और तुरंत इस्तेमाल करने के लिए लग जाए तो क्या होगा, वो नुकसानदेह होगा। ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि हमारे शरीर में एक टर्म लिखा जाता है या फिर एक टर्म होता है, हम जिसको बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं, अब एटीपी के बारे में समझते हैं। होता है ऐसे एग्जांपल समझो कि बहुत सारा, मान लो तुम्हारे पास अभी के टाइम में बहुत सारा पैसा भी आ जाएगा खाता में, तभी तो जेल चल जाएगा यदि जवाब नहीं दे पाए। अर्थात किसी चीज को अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो उसको रखने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए ना। तब ऊर्जा जब टूटता है और बनता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसका इस्तेमाल तुम तत्कालीन नहीं करता है, तत्कालीन तो उसको रखने के लिए जगह चाहिए ना, रखने के लिए जगह। तो ऊर्जा जो है वो टूट कर किसमें रखा जाता है, तो एटीपी के रूप में हमारे कोशिका में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, तो तुमसे पूछा जाएगा सीधे, हालांकि एटीपी का पूरा डिटेल पढ़ना जाएगा तो बहुत लंबा क्लास है ये, लेकिन एटीपी में तुम लोग इतना ध्यान रखो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि ऊर्जा का संग्रहण हमारे शरीर में या फिर कोशिका में किस रूप में किया जाता है, तो एटीपी के रूप में। किस में किया जाता है, हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अंतरश्री प्रक्रम कोशिका के अंदर, तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य में ऊर्जा मौजूद होती है। एक मोल, कितना मोल, एक मोल में 30.5 किलो जूल ऊर्जा, 30.5 किलो जूल। ये फैक्ट याद रखना, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि एक मोल में कितना किलो जूल हो जाता है, तो 30.5। और एक फैक्ट और याद रखना कि इस ऊर्जा का इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, तो पेशियों के सिकुड़ने में, पेशियों के प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचलन आदि क्रियाओं में इसके लिए किया जाता है। चलो इसको रखना अलग से, यहां तक बोलो, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब नीचे आते, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में एग्जाम में अक्सर अंतर पूछा जाता है। यहां से बहुत सारा फैक्ट तुम निकाल सकता है कि वायवीय शोषण वायु की उपस्थिति में, अवायवीय शोषण वायु की, वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में, अवायवीय शोषण कोशिका द्रव्य। वायवीय शोषण में अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है और अवायवीय शोषण में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। तो ऐसे करके तुम्हारा 3-4 पॉइंट बनता है, वो अलग से हम लिखाएंगे। आगे देखो, अब हम लॉजिकली समझते हैं कि हमारे शरीर में हवा जाता है, ऑक्सीजन जाने के बाद क्या क्या क्रिया होता है ये तो समझ गए, है ना। ऑक्सीजन हमारे शरीर में किस प्रकार से जाता है, कौन से माध्यम से होकर गुजरता है, कहां कहां क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। चलो, ये एक लड़का है, लड़का है, हाँ लड़का, ये टकला है ना, लड़का ही होगा। ये एक क्या है, अब देखो हवा, अभी क्या शुरुआत पर्यावरण से क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं कि हवा लेते हैं, सबसे पहले इसका जवाब। पर्यावरण से हम अपने शरीर के अंदर क्या लेके जाते हैं, इनहेलेशन होता है, तो किसका होता है, हवा का या ऑक्सीजन का। हाँ, नासा द्वार के माध्यम से जो हमारे अंदर पहुंचता है वो वायु पहुंचता है, क्या पहुंचता है, वायु। और वायु क्या होता है, तो गैसों का मिश्रण, गैसों का। अब ध्यान दो, नासा द्वार के द्वारा हवा पहुंचा, नासा द्वार के द्वारा हवा जो है वो यहाँ पर रहेगा। अच्छा, कभी कभार होता है ना कि हम लोग ऐसे टेढ़ होकर भी सांस ले लें, ऐसे भी सांस ले लें, ऐसे झुक के भी सांस ले लें, मतलब गर्दन को किसी भी तरह से फोल्ड कर देते हैं तो सांस लिया जाता है ना, अरे लिया आता है ना। तो लियाने उस तरह से सांस लेने में काम मदद कौन करता है, तो देखो यहाँ पर एक तुम्हारा लगा हुआ है उपास्थि वलय, क्या लगा हुआ है, उपास्थि वलय। तुम लोग उस तरह का समझा दिखता होगा कि बाइक वगैरह में रहता है, शोकर ऐसा नहीं रहता है, देखा रे, जब मुड़ जाता है इधर उधर भी मुड़ जाएगा, ऐसा देखा है, रहता है ना। हाँ, तो वो जो उपास्थि वलय होता है उसके कारण होता है, क्योंकि किसी भी तरह से मुड़ने के बाद भी ऑक्सीजन को आवागमन में बाधित
हवा को आवागमन में बाधित नहीं करता। यहां पर एक तुम्हारा है कंठ, क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। कंठ क्या करता है, एपिग्लोटिस क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि अभी किसका जाना तय है, हवा जाएगा या भोजन जाएगा, हवा जाएगा या कभी कभार होता ही है ना, वो तुम लोग जल्दीबाजी में क्या करता है कि भोजन भी ले लिया, हवा भी ले लिया, भोजन भी ले लिया, अभी गड़बड़ा गया, कंफ्यूज हो गया कि इधर जाए या फिर इधर जाए। देखना यहाँ पर द्वार होता है, बंद करता है वो, है ना। जब हवा लेता है तो तुम्हारा ये बंद कर देता है भोजन वाले मार्ग को, और जब भोजन लेता है तो हवा वाले मार्ग को क्या करता है, बंद करता है। अब तुम दोनों ले लिया जल्दीबाजी में, हवा भी ले लिया और भोजन ले, तो वो कंफ्यूज हो गया कि इधर बंद करेगा तो रुक जाता है, क्या जाता है अपने जगह पर, और अपने जगह पर रुक जाता है तो भोजन हवा वाले मार्ग को बंद नहीं कर पाता है, और हवा वाले मार्ग जब नहीं बंद होता है तो भोजन किसमें चल जाता है उसमें, और तुम लोग क्या होता है, तुम लोग क्या करते हैं, सरक जाते हैं, इसको बोलते हैं ना, भोजन फिर से बाहर निकल जाता है ना। अब हवा वाला माध्यम तो भोजन डालेगा तो नहीं निकल जाएगा बाहर, तो नाक से मुंह से जिधर उधर जिसका उसका रास्ता खुला हुआ है ना, देखो इधर से मुख के द्वारा भी है, नाक के द्वारा भी है, कहीं से भी भोजन क्या जाएगा बाहर निकल। तो ये कंठ का क्या काम है, हवा या भोजन जाने के लिए मार्ग बनाना, क्या बनाना, श्वास नली तो जान रहा है, उसके माध्यम से क्या जाएगा, हवा जाएगा, क्या जाएगा। उपास्थि के बारे में बता दिए कि हमारा शरीर का या फिर गर्दन वगैरह का आकार किसी भी चेंज हो जाए तो हवा का मार्ग नहीं रुकेगा। ये गर्सनी क्या है, एक रास्ता है, गर्सनी क्या है, एक जिसके माध्यम से क्या जाता है, हवा जा रहा है, क्या जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो आज करने आए, जैसे ये जो गर्सनी है, ये जो गर्सनी है आगे जाके दो रास्ते में बढ़ जाता है, कितने रास्ते में, ये देखो ये गर्सनी जो है ना वो यहाँ आके कितने रास्ते में बढ़ गया, दिख रहा है, ये तो डार्क कर दिया, यहाँ के दो रास्ते में बढ़ गया, कितने रास्ते में। अब ये रास्ते में जब बढ़ जाता है और फिर आगे जाकर के और शाखा में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, इन शाखाओं को क्या कहा जाता है, श्वसनिका, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। और श्वसनिका के अगला बिंदु, श्वसनिका के अगला बिंदु कहा जाता है कुपिका कोष। और जब ये श्वसनी जब दो भाग में बढ़ता है, देखो ये लोग ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, ये सीधा आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, श्वसनी, क्या बोलते हैं। ये जाके आगे दो भाग में बढ़ गया, दो बटा हुआ भाग को क्या बोलेंगे, दोनों बटा हुआ भाग, दोनों बटा हुआ भाग को क्या बोलेंगे, अरे यार ये श्वसनी थोड़ी है, ये नहीं है, ये ग्रसनी है, क्या है, ग्रसनी। ये दो भाग में बढ़ गया, क्या बन गया, श्वसनी, क्या बन गया। अब ये जो दो भाग में बटा तो कहां जाके खुलता है, फेफड़ा में, मान लो फेफड़ा है, क्या है, फुफ्फुस जिसको बोलते हैं। अब इसका अलग अलग ब्रांच बन जाता है, क्या बन जाता है, ब्रांच, अलग अलग क्या बन जाता है। और इस ब्रांच को क्या कहा जाता है, श्वसनिका, क्या कहा जाता है। और इस श्वसनिका के अगले सिरे पर गोल गोल इस तरह से रहता है, उसको क्या बोलते हैं, कुपिका, क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं, क्या कहते हैं। ये सारा नाम आप होना चाहिए, बात समझ में। अभी फिर से दिमाग में बैठा लो, ये जो यहाँ से नीचे गया है क्या है, ग्रसनी है, क्या है, ग्रसनी कितने भाग में बटा, ऑब्वियस सी बात है, फेफड़ा का दो पार्ट होता है कि नहीं होता, तो दोनों पार्ट में ना जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना, तो दोनों पार्ट में क्या है, दोनों पार्ट को क्या कहते हैं, श्वसनी, क्या कहते हैं। अब फेफड़ा तक गया, फेफड़ा तक, फिर आगे जाके ब्रांच बन गया, क्या बन गया, अलग अलग फैल गया, तो फैलने वाले भाग को क्या बोलेंगे, श्वसनिका, क्या कहेंगे। अब उस श्वसनिका के अगले सिरे पर गोल गोल रहता है, उसे क्या कहते हैं, कुपिका। याद रहेगा, फिर से रिकॉल कर लो, गर्सनी क्या है, गर्सनी आगे बटेगा दो भाग में, क्या कहलाएगा, श्वसनी, श्वसनी, श्वसनिका नहीं, श्वसनी। फिर आगे जाके ब्रांचेस बन जाता है बहुत सारा, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, श्वसनिका। और श्वसनिका के अगले सिरे पर क्या होता है, अब यहां तक पहले नाम याद होना चाहिए, फिर उससे हम कार्य बताते हैं। नाम याद हुआ, क्लियर है। अब नाम याद हो गया तो आगे देखो, यहां से गया क्या, हवा, क्या गया, हवा। हवा में बहुत सारा चीज मिला हुआ है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे गैसेस है ना। तो हवा गया, क्या गया, हवा गया। हवा जो है सो डायरेक्ट पहुंचा इस ग्रसनी के माध्यम से, श्वसनी होते हुए, श्वसनिका के होते हुए कहां पर, कुपिका तक, कहां पर। और कुपिका के अगले सिरे में, कुपिका के रक्त वाहिकाएं जुड़ी होती है, क्या जुड़ी होती है, रक्त ऑक्सीजन लेने के लिए खा रहेगा ना, वहां से जुड़ा हुआ आता है। अब कुपिका रक्त वाहिका को केवल क्या चाहिए, ऑक्सीजन, केवल क्या चाहिए, लेकिन आया क्या है, हवा। हवा में तो सारे गैस मिले हुए ना, हवा में क्या हुआ, अब सारे गैस हवा में मिले हुए हैं, तो उसको अलग करने का काम कौन करेगा, तो अलग करने का काम कौन करता है, तो यही कुपिकाएं, यही क्या करता है। बात क्लियर है, बात क्लियर है कि नहीं है। अब होता यह है कि हवा में जितने भी अलग तरह के गैसेस है उसको रिटर्न भेज दिया जाता है, और वहां से क्या लिया जाता है,
ऑक्सीजन। क्या लिया जाता है? इस तरह से इसका फंक्शन डेवलपमेंट किया गया है कि ये ऑक्सीजन को आगे रक्त वाहिका तक पहुंचा देता है, अदर सारे गैसेस को क्या करता है? रिटर्न कर देता है। क्या कर देता है? तो यहाँ पर दो वर्ड है, एक है श्वसन, एक क्या है? और एक है सांस लेना। क्या है? ब्रीदिंग। एयर रिस्पायरेशन, अरे होता है ब्रीदिंग। क्या होता है? तो कोई पूछेगा ब्रीदिंग क्या होता है, तो ब्रीदिंग केवल इतना पार्ट है कि हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, अंदर लेना और ये क्रिया क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है, श्वास लेना कहलाता है। और श्वसन क्या कहलाता है? कि हवा को अंदर लेना और पूरा एनर्जी में कन्वर्ट करना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और फिर बाहर छोड़ना, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? श्वसन। तो अभी बताते हैं कि अभी क्या गया, निकालते हैं इसको, 5 मिनट चलेगा। अभी क्या गया? हवा गया। क्या गया? हवा गया। हवा जाते गया यहाँ पर आया, अरे बहुत देखा कि बहुत सारा मिला हुआ आ गया। बहुत सारा आदमी क्या करता है? सिगरेट फूकता है। अब वो सिगरेट का धुआं क्या करता है? कुपिका को मार देता है। कुपिका को क्या करता है? आप सोचो बाबू, बहुत सारा कुपिका है, तो मान लो ये वाला मर गया, ये वाला क्या हो गया? ये जो हमारा श्वसनिका है ना, उसका अगला सिरा वाला कुपिका क्या हो गया? अब इधर जो आएगा सो ठीक है, इधर से क्या करेगा? ऑक्सीजन लेकर के इधर रुधिर वाहिका में पहुंचा देगा, ब्लड में मिला देगा। ब्लड में क्या करेगा? केवल ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन इस रास्ते से जो हवा आएगा, इस रास्ते से जो वो ऑक्सीजन को छाट पाएगा क्या? यहाँ पर कुपिका जीवित है क्या? डायरेक्ट क्या करेगा? ब्लड में मिलेगा। इसमें मिलेगा। अब वो जहर तो तुम्हारे ब्लड में गया ना, अब तो हीरो बन रहा था जब पूरा फूक रहा था, धुआं उड़ा था। इसमें से भी कोई बच्चा है क्या जो सिगरेट पीता होगा? अभी बताएगा थोड़े ना। लेकिन अभी जब तक तुम्हारा कुपिका जीवित है, जब तक तुम्हारा कुपिका वो रोक दे रहा है, क्या कर रहा है? भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तो धीरे धीरे कमजोर ना होगा रे, एक ना दिन तो मरेगा। एक ना दिन क्या होगा? आज 2 सिगरेट पी रहा है, कल 4 पिएगा, कल 1 पैकेट पिएगा, परसों तेज बनेगा, दिन भर में 5 बंडल पी देते हैं। दूसरे को बोलते फिरेगा कि जितना तुम्हारा इनकम उतना कम, फूक देते हैं। क्या करते हैं? पता चला कुछ दिन में खुद फुका गया। पास में है ना, ये लड़कियां तो लोग सिगरेट नहीं पीती, इसके मतलब थोड़े क्या पता नहीं पीती है। आज के टाइम में कोई भरोसा नहीं है ना। समझो बात को, समझो। अब ये क्या हो गया? यहां तक क्लियर है कि ऑक्सीजन हवा से छट के ब्लड में मिल गया। क्लियर है? अब ब्लड में क्या रहता है? आरबीसी। क्या रहता है? आरबीसी। और आरबीसी में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? ध्यान दो, जो वर्ड बोलते जाते हैं थोड़ा सा फास्ट करते हैं, जो वर्ड बोलते जाते हैं एक बार याद रखना। यहां से यहां तक क्लियर है ना कि मुंह से चल के कहां तक? फेफड़ा तक। फेफड़ा से कुपिका ऑक्सीजन को लेकर किसमें फैला मिला दिया? ब्लड में। यहां तक क्लियर है? अब आगे का बात समझते हैं। ब्लड में जैसे ऑक्सीजन मिला तो ब्लड में पहले से बहुत सारे वर्णक मिले हैं, जिसमें से एक है तुम्हारा आरबीसी। क्या है? आरबीसी के अंदर होता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन। क्या रहता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा। क्या होता है? सारे वर्ड को याद रखो। अब आरबीसी, यहां सवाल पूछेगा कि आरबीसी में या फिर हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या बनता है? याद रखना, हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या बनता है? तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन एकदम घूमते गया पूरे शरीर में, एकदम इसके आगे पूरा शरीर में घूम रहा है और हर एक कोशिका द्वार में जाकर क्या बोल रहा है कि भाई ऑक्सीजन लाए, ले लो, ऑक्सीजन लाए, ले लो। अब वो ऑक्सीजन ले रहा है। ऑक्सीजन क्या किया? ले लिया। अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना दिया? वो CO2। क्या बना दिया? अब ये जो CO2 बन रहा है उसको वही छोड़ देगा, है ना? छोड़ेगा। तो रिटर्निंग आते वक्त या फिर यो समझ लो कि एक बार ऑक्सीजन दिए तो पहले से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना था उसको लिए। बात समझ आ रहा है ना? ऑक्सीजन दिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिए। ऐसे करके करते करते शरीर के सभी कोशिकाओं से जब घूम के ब्लड आता है तो उसके पास रिटर्निंग ब्लड के पास क्या बचता है? केवल कार्बन डाइऑक्साइड। और वो लेके कौन आता है? वही हीमोग्लोबिन। कौन लेके आता है? जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर गया था, जब ऑक्सीजन वो लेकर के जाता है तो उसका नाम क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन सबको पहुंचा दिया कौन? क्या? ऑक्सीजन। रिटर्न में क्या लेके आया? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब लेके आता तो उसका नाम तब चेंज हो जाता है, उसका नाम क्या बन जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? कार्बोक्सी। अब वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फाइनली अंततः क्या होता है कि इसी फुफ्फुस को दे देता है, कुपिका को दे देता है। अरे कुपिका क्या करता है? सेम वही प्रोसेस से हमारे नाक या मुंह के माध्यम से क्या करता है? अब नाक से हवा जाना और कोशिकाओं तक पहुंचना और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का आना और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर जाना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? क्लियर है? तो एक बार अपने दिमाग में इसको रिकॉल करना, पूरे सिस्टम को याद करने का प्रयास करना। इससे ज्यादा कुछ तुम्हारे एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। और इसका जो नोट्स है वो PDF में दे दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा।